यहां पर सत्ता का संयोग किस तेजी से बदला है, यह समझने की जरूरत है। तेजी से बदल रही है राजनीतिक घटनाक्रम और इस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रात विराम लगाया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की वापसी तय हो गई है। कल हो सकता है उनका शपथ ग्रहण। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज 3 बजे देवेंद्र फडणवीस के मिलने जाने की खबर आ रही है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री और विधान परिषद की सदस्यता से भी उद्धव ठाकरे ने कल इस्तीफा दे दिया था। 31 महीने में अघाड़ी सरकार क्यों गिरी, शिवसेना और एनसीपी को देना होगा इसका जवाब। क्यों जनता के फैसले को सत्ता मोह में किया गया नजरअंदाज, जो मैंडेट नहीं मिला था उसके खिलाफ क्यों गए। आखिरकार जनता से मिले मैंडेट और नैतिकता का हवाला देते हुए शिवसेना के विधायकों की बगावत रंग लाई। कांग्रेस एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन के खिलाफ आए बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायक। 2019 में हुई विधानसभा में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर यह चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 144 तो शिवसेना ने 126 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनावों में बीजेपी के 106 और शिवसेना को 56 सीटें हासिल हुई। पिछले चुनाव की तुलना में शिवसेना की सीटें 73 से घटकर 56 हो गई थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से तोड़ा था नाता और उसके साथ ही साथ सत्ता के लिए कई शर्तें थोपी थी। बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर कई शर्तें थोपी थी। तब कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ने मिलकर सरकार बनाई थी। पहली बार ठाकरे परिवार सत्ता में हुआ शामिल, उद्धव बने मुख्यमंत्री और इसके साथ साथ उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बेटे आदित्य ठाकरे को भी उन्होंने सरकार में मंत्री बनाया। अब शिवसेना दो फाड़ होकर सत्ता से बाहर हो गई है और पार्टी के सियासी भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अगले चुनावों में होगी सबसे बड़ी परीक्षा, जब बीजेपी के बगैर चुनाव लड़ना होगा। तेजी से बदल रही राजनीतिक घटनाक्रम पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कल की फ्लोर टेस्ट कराना होगा और जब फ्लोर टेस्ट की बात हुई तो उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकार फ्लोर टेस्ट केस में वो नहीं गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और 31 महीने में अघाड़ी सरकार क्यों गिरी, शिवसेना और एनसीपी को इसका जवाब देना होगा। बेमेल गठबंधन क्यों किया गया, क्यों जनता के फैसले को सत्ता मोह में किया गया नजरअंदाज। आखिरकार जनता से मिले मैंडेट और नैतिकता का हवाला देते हुए शिवसेना के विधायकों की बगावत रंग लाई। कांग्रेस एनसीपी के साथ बेमेल गठबंधन के खिलाफ आए बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायक। 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर लड़ा था चुनाव। बीजेपी ने 144 तो शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव मिलकर लड़ा था। चुनावों में बीजेपी को 106 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। पिछले चुनाव की तुलना में शिवसेना की सीटें 73 से घटकर 56 हुई थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के सामने शर्तें थोपी गई थी शिवसेना की तरफ से। तब कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे ने मिलकर सरकार बनाई थी। पहली बार ठाकरे परिवार सत्ता में शामिल हुआ था सीधे सीधे और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और बेटे आदित्य ठाकरे को भी उन्होंने सरकार में मंत्री बनाया। इसके साथ ही साथ अब शिवसेना दो फाड़ होकर सत्ता से हुई बाहर, पार्टी के सियासी भविष्य पर बड़ा सवाल लग गया। अगले चुनावों में होगी पार्टी की बड़ी परीक्षा, बीजेपी के बगैर लड़ना होगा विधानसभा का चुनाव। तेजी से बदल रही है राजनीतिक घटनाक्रम पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विराम लगाया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की वापसी तय हो गई है। कल हो सकता है उनका शपथ ग्रहण। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज 3 बजे देवेंद्र फडणवीस के मिलने जाने की खबर है। मुख्यमंत्री और विधान परिषद की सदस्यता से भी उद्धव ठाकरे ने कल ही इस्तीफा दे दिया। 31 महीने में अघाड़ी सरकार क्यों गिरी, शिवसेना और एनसीपी को देना होगा जवाब। और अब जनता के फैसले को सत्ता के मोह में नजरअंदाज किया गया। शिवसेना के विधायकों ने इसी बात को लेकर के बगावत कर दी और उनकी बगावत रंग लाई। आखिरकार जनता से मिले मैंडेट और नैतिकता का हवाला दिया शिवसेना के विधायकों ने और बेमेल गठबंधन के खिलाफ बड़ी संख्या में वो उठकर खड़े हुए। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं संजय गुप्ता, जो कि शिवसेना से है हमारे साथ में, नेता शिवसेना, और हमारे साथ तुहिन सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। श्यामा हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेगी जब हम महाराष्ट्र से अपडेट लेंगे। फिलहाल आपके साथ में आए, अगर संजय गुप्ता जी चर्चा की शुरुआत करें, देखा जाए तो इन पूरे 2.5 वर्षों में इस स्थिति का आकलन कैसे करेंगे? अगर ये देखा जाए तो सत्ता के सुख में, जो ये कहा जा रहा है कि सत्ता के सुख में माया मिली न राम, आपके साथ में विधायक भी नहीं रहे, सत्ता भी नहीं रही, बीजेपी जैसे एक बड़ी पार्टी का एक साझीदार का साथ भी छूट गया। देखिए, विधायक शिवसेना के हैं और शिवसेना के ही रहेंगे। और अब 40 तो चले गए जनाब। अभी सुनिए, आप आगे आने दीजिए, फिर चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। 2 मिनट में बोलूंगा लगातार। चलिए आप ही बोलिए बोलिए, उसके बाद आप बीच में आना। चलिए। शिवसेना ने अपना वचन भी निभाया और अपना वादा भी। 2.5 साल का जो वादा था, वो 2.5 साल का वादा पूरा करके, वचन निभा करके, और 2.5 साल के बाद बीजेपी को ये सत्ता सौंपनी थी, बीजेपी को सत्ता सौंप दी है। शिवसेना के ही विधायक हैं, शिवसेना के ही विधायक हैं और शिवसेना। लेकिन ये सत्ता सौंपने का अंदाज बड़ा निराला था, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। चलिए अपनी बात करिए। अंदाज अपना अपना है, क्योंकि जी अंदाज सबका अपना अपना है, अंदाज किसी का बदल नहीं सकता। जी जी। दूसरी बात रही कि अलग अलग विचारधारा के साथ पार्टी बना करके हिंदुत्व को छोड़ने वाली बात, तो ऐसा है कि हमारे देश के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने दूसरी विचारधाराओं की सरकारों के पार्टियों के साथ सरकारें बनाई हैं, मगर उससे किसी की अपनी विचारधारा नहीं बदलती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पार्टी के अंदर इस बात का विद्रोह था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार ना बनाई जाए, और कांग्रेस के साथ अगर सरकार बनाई तो फिर हिंदुत्व किस बात का। मगर इस चीज के उदाहरण भी है कि जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने, बीजेपी ने भी ऐसी पार्टियों के साथ सरकार बनाई जो हिंदुत्व को बड़ा दूर रखती थी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो पीडीपी हो। तो एक वादा था जो बीजेपी ने तोड़ा, लेकिन हमें आज भी याद था, तो हमने अपने 2.5 साल के वादे को निभा करके सत्ता बीजेपी को सौंप दिया। शिवसेना के विधायक हैं, शिवसेना के ही रहेंगे, शिवसेना से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। शिवसेना के रहेंगे, शिवसेना से बाहर नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं भाई साहब 40 तो टूट गए। बहरहाल अब आप ये बताइए, किस तरह से आपको लगता है कि कितना बड़ा नुकसान पार्टी के लिए है, कैसे इससे उभरेंगे? देखिए, नुकसान तो उस बात से था कि जिसमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने के बाद जो भी नुकसान होना था वो हुआ है, और इससे बाहर आने के बाद अब जिस तरह से बाहर आए हैं तो इससे आगे फायदा ही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद इस बात का दम भरना हिंदुत्व के साथ है, वहां थोड़ा सा इसमें भेद था जी, तो इसीलिए इस गठबंधन से बाहर आ गए हैं। चलिए तुहिन जी, मुझे लगता है कि मेरे सवाल पूछने के बजाय जो संजय जी ने जो बातें कही हैं उनकी बातों का जवाब देना आपको बेहतर लगेगा। बहरहाल आप सभी की निगाहें इस बात पर भी है कि बीजेपी की तरफ से क्या हो रहा है और कब तक नई सरकार का गठन होगा, और ये तो कह रहे हैं कि सत्ता जो है 2.5 साल का वादा था, 2.5 साल के बाद सौंप दी सत्ता, वो भी अंदाज जो है वो बड़ा निराला है सत्ता सौंपने का। आज संजय जी की इस अंदाज से भी मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहा है अब कि शायद वो भी एकनाथ शिंदे जी के साथ है। जी 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 बिल्कुल। अब वो भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन जो है ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के साथ है, जिसमें ठाकरे परिवार का कोई रोल है। और अगर आप देखें पिछले 2.5 साल में जनादेश को कुचलने का काम जो ठाकरे जी की शिवसेना ने किया था, उसका ये प्रायश्चित एकनाथ शिंदे जी की सेना कर रही है, और उसका ये सुधार है, क्योंकि जनादेश हमेशा से मैं कह रहा हूं भाजपा और शिवसेना के लिए था। शिवसेना की 80% जो शिव सैनिक हैं, जो आज भी बाला साहब ठाकरे जी के उद्देश्यों पर चलना चाहते हैं, वो अब हमारे साथ है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? एनसीपी अलग हो गई, कांग्रेस अलग हो गई, और ठाकरे परिवार जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के उद्देश्यों से अलग होने का निर्णय किया था, वो अलग हो गए। तो मेरे ख्याल से ये 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की जनता को इंसाफ मिला है, और हम ही नहीं, महाराष्ट्र की पूरी जनता बहुत खुश है। और ये 2.5 साल में हुआ क्या? एनसीपी के कारण आपने देखा कि अनिल देशमुख जी जब मंत्री थे तो शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार जो है एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाती पाई गई, जिसके लिए अनिल देशमुख अभी भी जेल में है।
तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज अगर देवेंद्र जी की सरकार होती तो मुंबई में कम से कम 8-9 जो है मेट्रो रेल लाइन तैयार हो चुके होते, वो सारे ठप पड़े हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स जो था उन पर आतंक फैलाया जा रहा था। मैं हजारों नाम ले सकता हूं, समित ठक्कर से लेकर जितिन गजरिया, अरे अर्नब गोस्वामी पत्रकार जो है, जिन पर जो जुल्म किए गए। तो मेरे ख्याल से ये अराजकता की स्थिति समाप्त हुई है। पूरा महाराष्ट्र उत्साहित है आज और एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है देवेंद्र जी के यशस्वी नेतृत्व। चलिए, हम बीजेपी के आगे की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा जुड़ी हुई है ताज़ा अपडेट्स के साथ में। श्यामा, सबकी निगाहें अब बीजेपी की तरफ लगी है और खबर यह भी है कि 3 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो कितनी तेजी से अब ये समझा जाए कि घटनाक्रम सत्ता की तरफ बीजेपी बढ़ेगी और कब तक शपथ ग्रहण होगा, क्या कुछ आगे होगा, कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए निखिल, ये सारा पूरा जो मामला था वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि पेच जो था वो कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग है या जो पोर्टफोलियोज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी है वहीं फंसी थी। और ये सारा एक जो डिस्कशन है वो यहाँ पर हो रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे की जो कैंप है वहाँ पर भी बैठकें लगातार जारी है जहाँ पर वो ये डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल हम सागर बंगले के पास में है जो देवेंद्र फडणवीस का घर है और यहाँ पर भी जो मीटिंग है वो शुरू है जहाँ पर बीजेपी के सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद है और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से पावर शेयरिंग होगी, किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी होगी। और यहाँ पे से खबर ये आ रही है कि जल्द ही वो निकलेंगे और राजभवन की ओर वो बढ़ेंगे जहाँ पर वो राज्यपाल को बताएंगे कि उनके पास में जो बहुमत सिद्ध करने के लिए जो नेसेसरी नंबर्स हैं वो उनके पास में पर्याप्त संख्या में अवेलेबल हैं और अब वो जो नया सरकार है महाराष्ट्र का वो फॉर्म करने के लिए तैयार है। वहीं हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो भी 21 तारीख के बाद में जो वो सूरत गए थे, सूरत के बाद वो गुवाहाटी गए थे, अब वो यहाँ पर आ चुके हैं, मुंबई में आ चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही वो सागर बंगले पर आएंगे, देवेंद्र फडणवीस को मिलेंगे। वहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी, यहाँ पर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी और उसके बाद में राजभवन की तरफ में बढ़ा जाएगा। राजभवन की अगर बात कर लें तो राजभवन में ये हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहले बता चुके थे कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बहुमत सिद्ध करें, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन हो चुकी थी जनता के लिए भी और एक पूरी ओवरऑल पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए। बट अब जो है ये एक पूरे जो घटनाक्रम है उसके ऊपर एक निर्णायक मोड़ आता हुआ हमें ज़रूर दिख रहा है और अभी सभी को इंतज़ार ये है कि कब ये मीटिंग जो भाजपा की है वो समाप्त होगी और क्या यहाँ से निकलता है और कब वो राज्यपाल के दर बढ़ते हैं और किस तरीके से जो शपथ विधि है वो कितनी जल्द से जल्द हो सकती है मुंबई में। निखिल जी, निश्चित तौर पर। संजय जी, आपको एक बार आप हमारे साथ बनी रहिए। श्यामा, संजय जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम राजनीतिक ईमानदारी या पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया था, आपको लगता है कि ये जो शिवसेना में बगावत हुई और ये कहा गया कि हम मैंडेट के खिलाफ अब सरकार में नहीं रहेंगे, शिवसेना और बीजेपी को मैंडेट मिला था बावजूद इसके सत्ता दूसरों के साथ मिलकर बेमेल गठबंधन बनाया गया, क्या ये मैसेज आगे की राजनीति में पूरे देश में जाएगा और निश्चित तौर पर शिवसेना का इसको नुकसान होगा? किस तरह से उससे उभरेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दुराय नहीं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण शिवसेना को नुकसान हुआ है और कांग्रेस के साथ ये गठबंधन ना हो इस बात को हमारी पार्टी में समय समय पर बड़े लीडर कहते रहे हैं। सबसे पहले इस बात को मनोज जोशी साहब ने कहा था, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे थे 95 से 2000 के बीच में, जी, कि बीजेपी हमारा नेचुरल अलायंस है, कांग्रेस नहीं जी। इसके बाद प्रताप सरनायक साहब ने भी कहा और आज की डेट में जो विधायक रहे तो उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा यही था कि कांग्रेस और एनसीपी से बाहर आए जी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी को ही इसका फायदा हो रहा है। और जो बात उन्होंने कही वो सभी बातें सही थी कि अगर हम बजट को देखते हैं तो जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके अनुसार 2 लाख करोड़ रुपए के करीब विकास कार्यों पर एनसीपी ने खर्च किया, 1.5 लाख करोड़ रुपए के करीब कांग्रेस ने खर्च किया। शिवसेना के हिस्से में तो कुल 50,000 करोड़ आए और कोरोना काल का और उद्धव जी की बीमारी का कांग्रेस ने और दूसरी पार्टी ने बड़ा फायदा उठाया है और हमारे विधायकों की अनदेखी हुई है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और उनका कहना सिर्फ एक ही था जी कि इस गठबंधन से बाहर आए। तो इस गठबंधन से हम बाहर आ चुके हैं और हमने कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दिया है जी। तो हमारे विधायक हैं, हमारे ही रहेंगे, शिवसेना के नाम पर लड़े थे, शिवसेना के अंदर ही है। शिवसेना कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक ही है।
चलिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए था, मैं मानता हूं इस बात को, मगर इस तरह की गलतियां बीजेपी ने भी की है, पीडीपी और आरजेडी के साथ बिहार के अंदर गठबंधन कर। चलिए, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ रहा है, सबसे पहले देखने की बात वही होती है। तुहिन जी, आपसे आखिरी सवाल चलते चलते कि क्या आगे की रणनीति होगी बीजेपी की, आगे की राह क्या है महाराष्ट्र के लिए? देखिए, सरकार बनना तो तय है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जनादेश जो था मोदी जी के लिए था, देवेंद्र जी के लिए था। 105 सीटें हम जीते थे, जो लगभग जितनी सीटें हम लड़े थे उसमें 70% सीटें हम जीते थे। तो ये स्वाभाविक था कि अब वो जनादेश का पालन करने का वक्त आए, तो तीव्र गति से आप विकास देखेंगे, जैसे कि सारे बीजेपी शासित राज्यों में आपने देखा है। तीव्र गति से आप देखेंगे कि जो कानून व्यवस्था है, मेरे ख्याल से इस महाराष्ट्र में, देवेंद्र जी के द्वारा शासित महाराष्ट्र में ये ओवैसी भाइयों की जरूरत नहीं होगी कि वो जाकर औरंगजेब के मकबरे को में वहां पर नमन करे। तो आप एक स्वरूप जो है बदलता देखेंगे प्रशासन का, और बहुत सारी जो हिंदुत्व के विरुद्ध जाकर जो जिन चीजों को इनकरेज किया गया था, ये लोग जो है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो है, वो रजा एकेडमी के साथ जो है बहुत सारे उनकी मीटिंग्स होती थी, क्या तय होता था वो वही जाने। लेकिन रजा एकेडमी वही है जो 2012 में मुंबई में जो दहशत हुआ था आजाद मैदान में, उसके पीछे थी। तो आप एक प्रशासन का स्वरूप बदलता हुआ पाएंगे आने वाले दिनों में, और तीव्र गति से महाराष्ट्र एक बार फिर विकास के पथ पर अग्रसर। जी, चलिए, मेरा दरअसल पूछना यह था कि अब बीजेपी भी अकेले हो गई है, शिवसेना अब उसके साथ में नहीं है, लेकिन इस विषय पर आगे फिर कभी चर्चा की जाएगी। शिवसेना तो है ना हमारे पास, असल शिवसेना है हमारे पास। चलिए, असल शिवसेना आपके पास में है, तो आज भी बाला साहब ठाकरे के उद्देश्यों को मानती है। चलिए, आप देखिए, मैं छोटे छोटे आपको उदाहरण दे सकता हूं। वीर सावरकर 2.5 साल में जब ये सरकार में थे कांग्रेस के साथ, उसके बाद भी कांग्रेस जो है वीर सावरकर के विरुद्ध उल्टा सीधा बोलती रही, कभी शिवसेना ने उसका विरोध नहीं किया। जी, चलिए, इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। संजय जी आपका शुक्रिया, और तुहिन जी आपका शुक्रिया, और श्यामा आपका भी शुक्रिया। हम आपसे और अपडेट लेने के लिए दोबारा जुड़ेंगे। आप नजर रखिए इस पूरी घटनाक्रम पर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।